Hello guys, welcome to my YouTube channel. Guys, this is the third part of chapter 3 Human Reproduction class +2 Biology. Today's topic is Gametogenesis. आज हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे. गैमेटोजेनेसिस में हम गैमीट की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि गैमेट्स किस तरह से बनते हैं. द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, द टेस्टिस इन मेल्स एंड द ओवरीज इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमेट्स, दैट इज स्पर्म एंड ओवम रिस्पेक्टिवली, by the process called gametogenesis. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल्स में टेस्टिस होती है और फीमेल्स में ओवरीज होती है. ये दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं और ओवरीज में ओवम या एग बनता है. इस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस that begins at a puberty. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा है कि ह्यूमन बीइंग्स में टेस्टिस 2 होती है और हर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं और हर कंपार्टमेंट्स के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनके अंदर मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल्स होते हैं. मेल जर्म सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं. इमेच्योर मेल जर्म सेल्स जिनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं. उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. जिस प्रोसेस में स्पर्म बनते हैं उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. द स्पर्मेटोगोनिया सिंगुलर स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर्स. स्पर्मेटोगोनिया में मल्टीपल मेल जर्म सेल्स आते हैं और अगर एक जर्म सेल होगा तो उसको स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं. अब जैसा कि हमने पढ़ा कि स्पर्मेटोगोनिया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं और उनमें माइटोटिक डिवीजन होती है जिससे उनका नंबर जो है वो बढ़ जाता है. ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोजोम. हर स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होगा और उनमें 46 क्रोमोजोम होते हैं. अब माइटोटिक डिवीजन से स्पर्मेटोगोनिया का नंबर बढ़ गया है पर अभी भी स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है और उसका क्रोमोसोमल नंबर 46 है. क्यों? क्योंकि उसमें माइटोटिक डिवीजन हुई है. सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पीरियडिकली अंडरगो म्योसिस. अब कुछ स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बिहेव करेंगे और उनमें म्योसिस होगी. ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट्स द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, leading to the formation of 2 equal haploid cells called secondary spermatocytes which have only 23 chromosome each. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होगी जिसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, जिससे 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनेंगे जिसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं. अब क्योंकि उसमें म्योटिक डिवीजन हो रही है इसलिए उनका क्रोमोसोमल नंबर 23 रह जाएगा. The secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids. अब secondary spermatocytes में second meiotic division होगी जिससे 4 equal haploid spermatid बनेंगे. What would be the number of chromosome in the spermatids? अब जो 4 spermatid cells बनेंगे उनका क्रोमोसोमल नंबर भी 23 होगा. The spermatids are transformed into spermatozoa sperm by process of spermiogenesis. अब जो 4 spermatids बने हैं वो spermatozoa या sperm में ट्रांसफर हो जाएंगे और उस प्रोसेस को spermiogenesis कहते हैं. After spermiogenesis, sperm had become embedded in the Sertoli cells. ये सारी प्रोसेस जो है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रही है और हमें पता है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल्स भी होते हैं. स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म का हेड सर्टोली सेल्स के कांटेक्ट में आएगा जिससे उसको न्यूट्रिशन मिलेगी एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन. और जैसे ही स्पर्म फुली मैच्योर हो जाएंगे वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल आएंगे. उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं. ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरह के सेल होते हैं. ये होते हैं स्पर्मेटोगोनिया और ये है सर्टोली सेल्स. अब स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस होगी जिससे इनका नंबर जो है वो बढ़ जाएगा. स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होता है और इसका क्रोमोसोमल नंबर 46 होता है. अब कुछ स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे और उनमें म्योसिस होगी
मियोसिस से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। सेकंड म्यूटिक डिवीजन होगी जिससे स्पर्मेटिड्स बनेंगे। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनेंगे। इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और ये है स्पर्म। स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का हेड सर्टोली सेल में एम्बेडेड होगा जिससे इसको न्यूट्रिशन मिलेगी और ये मैच्योर स्पर्म्स बन जाएंगे और फाइनली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाएंगे। इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। इसको हम और अच्छे से देखते हैं। ये है स्पर्मेटोगोनिया। इसमें माइटोसिस होगी जिससे इसका नंबर बढ़ जाएगा और कुछ स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होगी जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकंड म्यूटिक डिवीजन होगी तो स्पर्मेटिड्स बनेंगे। अब स्पर्मेटिड्स में डिफरेंशिएशन होगी जिससे स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ बनेंगे इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और फाइनली स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेने के बाद मैच्योर होके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर आ जाएंगे। उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। प्यूबर्टी या एडोलसेंस एज में एक हार्मोन होता है जिसको गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। उसका सिक्रीशन जब बढ़ता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। दिस इफ यू रिकॉल इज ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन। GnRH एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, मतलब ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH दैट एक्ट्स एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड and stimulate secretion of two gonadotrophins, luteinizing hormones and follicle stimulating hormones FSH। जैसे ही गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाती है जिससे दो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है। फर्स्ट होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको LH कहते हैं और दूसरा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको FSH कहते हैं। LH acts at the Leydig cells and stimulates synthesis and secretion of androgen। अब हमने पढ़ा था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस होता है जिसमें लेडिग सेल्स होते हैं और ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं। कौन से हार्मोन्स को? एंड्रोजन्स। तो LH जो है वो लेडिग सेल्स के ऊपर काम करता है और एंड्रोजन हार्मोन सक्रीट करते हैं। एंड्रोजन्स इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन हार्मोन्स स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। FSH acts on the Sertoli cells and stimulates secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करता है जिससे कुछ फैक्टर सक्रीट होते हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म। अब हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये होता है स्पर्म का स्ट्रक्चर। इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब हम इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना नहीं देख सकते। और इसके 4 पार्ट होते हैं। ये होता है हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेल्व्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। पूरे स्पर्म की बॉडी के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो इसको कवर करती है। द स्पर्म हेड कंटेन एन एनलार्ज हैप्लॉइड न्यूक्लियस। स्पर्म के हेड पे एक लार्ज न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम। और इसके एंटीरियर पोर्शन पर कैप की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। एक्रोसोम में एंजाइम्स होते हैं जो कि ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं। द मिडल पीस पोजेसेस नंबरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। स्पर्म मोटाइल होता है, मतलब वो टेल की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को करने के लिए स्पर्म को मूव करना पड़ता है एग या ओवम तक पहुंचने के लिए। तो स्पर्म का जो मिडिल पीस है वहां पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं
जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करती है ताकि टेल की मूवमेंट हो पाए। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 million sperms during a coitus of which for a normal fertility। ह्यूमन मेल्स कोइटस के टाइम मतलब सेक्सुअल मीटिंग के टाइम 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स इजैकुलेट करता है। एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। उनमें से अप्रोक्सीमेट 60% स्पर्म की शेप और साइज नॉर्मल होना चाहिए। एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो बिगरस मोटिलिटी। उन 60% स्पर्म्स में अप्रोक्सीमेट 40% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिनमें मूव करने की कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एसेसरी डक्ट्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म रिलीज होते हैं तो वो एसेसरी डक्ट्स में जाते हैं जो उनको ट्रांसपोर्ट करती है। Secretion of epididymis, vas differentia, seminal vesicles, prostate are essential for maturation and motility of sperms। Accessory ducts जैसे epididymis और vas differentia और glands जैसे seminal vesicles and prostate, उनमें से कुछ फ्लूइड secretes होता है जो स्पर्म की मैच्योरेशन और मोटिलिटी के लिए जरूरी होता है। The seminal plasma along with the sperms constitute the semen। अब सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है? एसेसरी डक्ट्स या ग्लैंड से कुछ फ्लूइड स्क्रीट होता है जिसको सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं, और जब ये सेमाइनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ मिल जाता है तो उसको सीमन कहते हैं। द फंक्शंस ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स एंड्रोजन। एंड्रोजन हॉर्मोन्स मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड के फंक्शन को मेंटेन करता है। इससे पहले हमने मेल गैमेट्स स्पर्म की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। अब हम फीमेल गैमेट्स ओवम या एग की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, विच इज मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। मैच्योर फीमेल गैमेट्स बनाने की प्रोसेस को oogenesis कहते हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से डिफरेंट होती है। oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cells oogonia are formed within each fetal ovary। मतलब बेबी गर्ल जब मां के पेट में होती है और एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है अभी, तो उसकी ओवरी में मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल जिसको oogonia कहते हैं वो बन जाते हैं। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। और ज्यादा oogonia जो है वो जन्म के बाद नहीं बनते हैं। मतलब जब बेबी एम्ब्रियो स्टेज में होती है सिर्फ तभी ही oogonia बन जाते हैं। जब उसका जन्म होता है उसके बाद कोई भी oogonia नहीं बनते हैं। These cells start division and enter into prophase 1 of meiotic division and get temporarily arrested at that stage। ये गैमेट मदर सेल जिसको oogonia कहते हैं ये डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और मियोसिस डिवीजन की फर्स्ट स्टेज प्रोफेज 1 में एंटर कर जाते हैं और उस स्टेज पर टेम्पोरेरी अरेस्ट रहते हैं। प्रोफेज 1 में एंटर करने के बाद उनको प्राइमरी oocyte कहते हैं। हम जानते हैं कि मियोसिस की 4 स्टेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और वो प्रोफेज 1 में एंटर करते हैं और वहां पर कुछ टाइम के लिए टेम्पोरेरी अरेस्ट रहते हैं। Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called primary follicle। हर प्राइमरी oocytes के सराउंड ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बन जाती है और उस स्टेज पे उसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty। लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल डीजेनरेट मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फीमेल जब बर्थ से प्यूबर्टी मतलब एडोलसेंट स्टेज तक पहुंचती है। देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। इसलिए प्यूबर्टी तक हर ओवरी में केवल 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही रह जाते हैं। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स and a new theca and are called secondary follicles। प्राइमरी फॉलिकल्स के सराउंड और ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बन जाती है
और एक न्यू थीका बन जाता है, उस स्टेज पे उसको सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्स इनटू टर्शियरी फॉलिकल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंटरम। सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसमें अब फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाती है जिसको एंटरम कहते हैं। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। जो थीका लेयर थी उसकी अब दो लेयर बन गई। जो अंदर की लेयर थी उसको थीका इंटरना बोलते हैं और जो बाहर की लेयर है उसको थीका एक्सटर्ना कहते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grow in size and completes its first meiotic division। इस स्टेज पर टर्शियरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte है वो साइज में बढ़ता है और इसमें फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होती है। इट इज एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes एंड ए टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। ये एक अनइक्वल डिवीजन होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनते हैं एंड ए टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। द सेकेंडरी oocytes रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocyte से जो सेकेंडरी oocyte बना है उसमें बल्क में मतलब लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है। Does the first polar body born out of first meiotic division divide further or degenerate? इसमें पूछा है फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन से जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है वो आगे डिवाइड करती है या फिर डीजेनरेट कर जाती है। मैक्सिमम केस में ये डीजेनरेट हो जाती है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टन अबाउट इट। अभी तक हमें इसके बारे में पूरी तरह से पता नहीं है। The tertiary follicle undergo changes into the mature follicle और ग्रैफिन follicle। जो टर्शरी फॉलिकल है उसमें कुछ चेंजिंग आएगी और उससे मैच्योर फॉलिकल बनेगा जिसको ग्रैफिन फॉलिकल कहते हैं। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा सराउंडिंग इट। ग्रैफिन फॉलिकल के अंदर जो सेकेंडरी oocyte होता है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन बनती है जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। ग्रैफिन फॉलिकल नाउ रप्चर्ड टू रिलीज द सेकेंडरी oocytes ovum फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। ग्रैफिन फॉलिकल अब टूट जाता है और जिससे सेकेंडरी oocytes जिसको ओवम या एग कहते हैं वो जो है वो ओवरी से रिलीज हो जाता है और उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ये ओवरी का डायग्राम है। ये है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और ये टर्शियरी फॉलिकल शोइंग एंट्रम। टर्शियरी फॉलिकल में एक कैविटी सी बनती है जिसको एंट्रम कहते हैं और टर्शियरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocytes होता है। अब टर्शियरी फॉलिकल मैच्योर होकर ग्रैफिन फॉलिकल बना देती है। ग्रैफिन फॉलिकल के अंदर जो सेकेंडरी oocytes होता है उसके अराउंड एक नई मेम्ब्रेन बन जाती है जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। ग्रैफिन फॉलिकल अब टूट जाता है जिससे सेकेंडरी oocyte या ओवम बाहर निकलाता है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं और जो रप्चर्ड ग्रैफिन फॉलिकल रह जाता है उसको कॉर्पस ल्यूटम कहते हैं। ये है oogenesis की प्रोसेस। oogenesis फेटल लाइफ मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हो जाती है। oogonia बनते हैं। प्राइमरी oocytes में फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होगी तो सेकेंडरी oocyte बनेगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी और सेकेंडरी oocytes में सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होगी जिससे ओवम बनेगा और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी।